सर जिथों तक वुमेन रिजर्वेशन की गल है तो मैं बड़ा स्पष्ट करदा कि असी वुमेन रिजर्वेशन बिल के हक च है। साडी पार्टी, साडे लीडर अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान साहब, असी बड़ा स्पष्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल के हक च है और असी चाहुंदे हां कि इस बिल नूं एक्ट जल्दी तो जल्दी इस कानून नूं जिहड़ा इंप्लीमेंट किया जाए, जिहड़ा 2023 च कानून बन चुकिया है। जिथों तक औरतां नूं इंपावरमेंट की गल है, सत्कार देने की गल है, साडे ते गुरु साहिबाना ने दिखाया। जदों इस देश च अत्याचार हो रहा सी उदों गुरु नानक साहब ने कहा सी, सो को मंदा आखिए जिस जन्मे राजान, जिहड़ी मां राजिਆਂ ਨੂੰ जन्म दिंदी है ਉਹਦਾ सत्कार कितना घट हो सकता है। और उस तो बाद भी जदों सती प्रथा का बोलबाला सी इस मुल्क च, उदों भी गुरु साहिबाना ने सब तो पहला गुरु रामदास महाराज ने, गुरु अर्जन देव महाराज ने आवाज़ उठाई, सता प्रथा की जिहड़ी खिलाफत की। और सिखा की जिहड़ी सरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन्हें सब तो पहला जो दुनिया के वड्डे वड्डे मुल्कां च औरत नूं वोट का अधिकार नहीं सी, उदों SGPC ने 1920 च वोट का अधिकार औरत नूं दिता। तो असी चाहुंदे हां कि जिहड़ा है औरतां नूं जिहड़ा रिजर्वेशन है, जिहड़ा बिल कानून का रूप अख्तियार कर चुकिया 2023 च, उन्होंने जल्दी तो जल्दी इंप्लीमेंट करे, भारत सरकार करे। जिथों तक डीलिमिटेशन की गल है, ये साडा सख्त विरोध है। स्पीकर साहब, जदों देश आज़ाद होया सी, जदों देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उदों पंजाब ने जिथे 2% उन्होंने सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां, लेकिन राजनीतिक नुमाइंदगी साडी घट होने करके पहला साडी राजधानी। 1 minute please. जिथों तक डिलिमिटेशन अमेंडमेंट एक्ट की गल है मैडम, असीं इसका विरोध करते हैं और बड़ा बुनियादी कारण है जिहड़े छोटे सूबे आ, खासकर पंजाब वर्गे। देखो पंजाब बेशक छोटा सूबा है, लेकिन जो देश की आज़ादी की लड़ाई की गल सी ते सब तो वध कुर्बानियां असीं दित्तियां, लेकिन राजनीतिक नुमाइंदगी साडी इस हाउस घट होने करके, कमी होने करके सब तो पहला तो साडी अपनी राजधानी खोली, चंडीगढ़ साडे तो खोलिया गया। उस तो बाद हुण अज दी सरकार ने जिहड़ा भाखड़ा डैम है, जिथे हमेशा पंजाब की जिहड़ा नुमाइंदगी पंजाब के अफसर करते रहे, उत्थों पंजाब की नुमाइंदगी खत्म की जा रही है। सो मेरा इस गल ते विरोध है कि जिहड़ा डीलिमिटेशन बिल लैके आई है सरकार, इहदे राही छोटे सूबियां नूं, खासकर पंजाब वर्गे सूबियां नूं राजनीतिक रिप्रजेंटेशन उन्हां दी जिहड़ी है वो बहुत कमज़ोर हो सकती है। लोड़ ते आ जिहड़ा साडा संविधान भी आग्ञा दिंदा है कि सारे जिहड़ा ये देश है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ते अज जे साडी गिनती घट है, और गिनती भी तां घट है मैडम जदों इस देश की सरकार ने पापूलेशन कंट्रोल करन दा जदों अपील की सूबिया ने, उदों पंजाब वर्गे सूबे ने पापूलेशन नूं कंट्रोल किया। उहदा खमियाजा सानूं हुण भुगतना पै रहा कि साडियां जिहड़ी रिप्रजेंटेशन है लोक सभा और विधान सभा च वो घट हो रही है। तो इस करके साडा विरोध है। दूजा, डीलिमिटेशन एक्ट के राही क्योंकि सरकार को मेजोरिटी है, सानूं खदशे आ कि जिहड़ियां असैंबली दियां लिमिटेशन है या पार्लीमेंट दी लिमिटेशन है, उहदे अपने तरीके नाल अपने राजनीतिक हितां नूं साधन दे हिसाब नाल उहदी सीमाबंदी की जा सकती है। इस करके इहदा असीं विरोध करदे हां। और लेकिन लास्ट मैडम कि वूमन रिजर्वेशन जिहड़ा कानून बन चुकिया है उहनूं इंप्लीमेंट किया जाए, ये मैं भारत सरकार तो मांग करदा है। सभापति जी, जिहड़ा वूमन रिजर्वेशन बिल है उहदे ते साडी पार्टी ने 2023 च भी सपोर्ट किया सी ते अज भी कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब का तुसीं इतिहास ਜਾਂ सिक्खी का देखो तो असीं हमेशा औरतों की बराबरी की जिहड़ी गल है वो कीती है, ते जिहड़ा जेंडर इनकुएलिटी इंडैक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी देखो तो पंजाब ਜਿਹੜੇ टॉप के सूबे है उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। पर सभापति जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, पर सरकार ਦੀ लगता है कि मनशा ਜਿਹੜੀ है ਇਹਨੂੰ लागू ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, क्योंकि जो 2023 ਚ पास हो गया सी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ कि ਪਹਿਲਾਂ जनगणना करवावांगे फिर ਉਹਨੂੰ लागू करांगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਨਾਂ जनगणना तो लागू करना ਸੀ ਤਾਂ 2023 ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 33% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁਣੀ इस लोक सभा के अंदर साडियां जिहड़ियां देश दीयां बीबियां भैणां ने उन्हां दी होनी सी। पर क्योंकि ये महज इलैक्शन दे करके
ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ 2.4% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 90% ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਨਮਸ ਸਟੇਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਂਗੂ 80 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BBMB ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ, ਡੈਮ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ US ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਆਏ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 30 ਸਕਿੰਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾर्टी ਵੱਲੋਂ मैं दर्ज करवाऊं। धन्यवाद धन्यवाद। सभापति महोदय, ये बहुत खेद से आज कहना पड़ रहा है कि ये महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, ये परिशमन का विधेयक है जिसके ऊपर महिला विधेयक का अमली जामा चढ़ाया गया है। महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में पारित हुआ था और उसमें साफ तौर पे कहा था कि जो पहला सेंसस होगा 2023 के बाद उसके आधार के ऊपर उसके बाद परिशमन होगा और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो राज्यों में एडजस्ट की जाएंगी। पिछले 30 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि 2023 के बाद के सेंसस की बात करने वाली सरकार आज 16 साल पीछे 2011 के सेंसस पे पहुंच गई। इस बात का जवाब सरकार की तरफ से अभी तक तो अब तक की बहस में आया नहीं। दूसरा, Madam Chairperson, I have been quite flummoxed by what Minister Meghwal has been trying to convey to this House since morning. On one hand, and if I heard him correctly, he says that the total increase in the seats would be capped at 50%. The bill says that the delimitation will be done on the basis of the 2011 census, and Parliament is capping the upper ceiling of seats at 850. The bill nowhere says
that the number of seats will be increased by 50%. In fact, this is not the job of the government. This is the job of the Delimitation Commission to decide what would be the increase. And allow me to illustrate that. In 1950, when the first delimitation was carried out, it was carried out by the President in consultation with the Election Commission. They decided that the total number of seats will be 497 और 2 सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। फिर जब 1956 में डिलिमिटेशन हुई, जब पहला डिलिमिटेशन कमीशन बना, तो उन्होंने तय किया कि 505 सदस्यों की लोकसभा होगी। फिर जब दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन बना, उसने तय किया कि इसकी संख्या बढ़कर 508 होगी। जब तीसरा बना 1963 में, उन्होंने तय किया कि 523 होगी। और फिर जो अगला डिलिमिटेशन कमीशन बना, उसने तय किया कि 545 होगी, जबकि जो 81-1 का कैप है, वो 81-1 का कैप 550 के ऊपर है। सो देयरफॉर द गवर्नमेंट इज आइदर ट्राइंग टू अंडरकट द डिलिमिटेशन कमीशन, because the government in no way can dictate to the delimitation commission what would be the increase in number of seats. And now, if you go by what is written in the bill, I'm only talking about what is written in the bill. Bill says total number of seats will be increased to 850. Delimitation will be done on the basis of the 2011 census. उसके हिसाब से एक लोकसभा का संसदीय क्षेत्र में 14.85 लाख वोट होगी। जो छोटे राज्य हैं, जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, उनकी परिस्थिति संविधान में दूसरी है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि सेंट्रल इंडिया में सीटें बढ़ेंगी 199 से 308, 109। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो उत्तर पश्चिम भारत है, उसमें बढ़ेंगी 16, पंजाब बढ़ेगा 13 से 19। दक्षिण भारत में ये बढ़ेंगी 132 से 198, 66 सीटें बढ़ेंगी। केरल बढ़ेगा 20 से 23। उत्तर पूर्व की सीटें बढ़ेंगी 25 से 39, 14 सीट बढ़ेगी। पश्चिमी भारत में 78 से 116, 38 से 38 सीट बढ़ेंगी। और पूर्वी भारत में 63 से 95, 32 सीट बढ़ेंगी। तो सवाल प्रोपोर्शन का नहीं है, सवाल एब्सोल्यूट नंबर्स का है कि एक तरफ तो जो भारत के पेरिफेरी के ऊपर राज्य हैं, उनका जो वर्चस्व है वो इस लोकसभा में कम होता गया है जैसे जैसे डिलिमिटेशन होती गई। और अगर संसद की संख्या 815 या 850 हुई, जो भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा, क्योंकि सरकार को वो अख्तियार नहीं है वो तय करने का, तो जो छोटे राज्य हैं, जो पेरिफेरल स्टेट्स हैं, जिन्होंने अब डेवलपमेंटल गोल्स उनको पूरा किया है, उनका वर्चस्व इस संसद में कम होगा। देयर पॉलिटिकल हेफ्ट इन दिस Lok Sabha, in this parliament, will be reduced. Next, I have not been able to understand, Madam Chairperson, who has drafted this bill. If you look at clause 3 of the bill, it amends 81(3), which is that the definition of population has been changed. Earlier it was population as on the basis of the last census. Now it is population on the basis of a census to be decided by Parliament. However, the proviso to 81(3)
which says that number of seats will be fixed at the 1971 census and delimitation will be done on the basis of 2001 census, intersee the states, that has not been omitted. So effectively, by not omitting the provisos, you have made your own amendment completely infructuous. Because even if you say that the amendment itself makes the proviso infructuous, till the time you do not omit it, it does not happen. But the real elephant in the room, which the government has not addressed, Madam Chairperson, is Article 81(2)(a), which is the enacting formula of Indian democracy, जो हमारी लोकतंत्र का आधार है. और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य, 1 person, 1 vote and 1 value. Now, this was exactly the conundrum when the 42nd Amendment in 1976 decided to freeze the number of seats, which was extended by the 84th Amendment in 2001. Because ultimately, you have to balance this enacting formula of Indian democracy with the aspirations of federalism. Because this whole debate is really about how do you manage these two contradictions? The aspirations of states, and India is a union of states, and the enacting formula of Indian democracy. And that is why this requires a far more structured and serious discussion than the arbitrary manner in which this government is trying to ram this bill down the throat of Parliament. That is the real problem. Yes. That is the elephant in the room which is not being addressed. 81(2)(a), till the time it continues to hold the field, whichever census you may take after 1971, the peripheral states will always lose as compared to the heartland states. That is the reality, and that's the federal balance which this delimitation disturbs. Then if you look at Article 82, Clause 4 amends Article 82 of the Constitution of India. See, earlier there was an automatic safeguard. It said readjustment after every census. That there is a census, there will be a delimitation commission. Census होगा, परिशमन कमीशन बनेगी, परिशमन हो जाएगा. पर इस संशोधन ने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि कौन सा सेंसस होगा जिसके ऊपर परिशमन होगा, वो लोकसभा तय करेगी. कल को अगर सरकार चाहे कि हम 2011 के सेंसस पे नहीं कराना चाहते, हम तो 1950 के सेंसस पे कराएंगे, 1951 के सेंसस पे कराएंगे. You facilitated that. So therefore, a safeguard, a constitutional safeguard, which said readjustment after every census, and census goes in a chronological order. By removing that safeguard, you can arbitrarily cherry pick which census that you want to use for delimitation, and that goes against the basic structure of the Constitution of India. My next point, Madam Chairperson, is कि यूपी का परिशमन तो हो ही नहीं सकता. इस विधेयक के हिसाब से यूपी का परिशमन हो ही नहीं सकता. मंत्री जी ध्यान से सुनिए, मेघवाल जी या ध्यान से सुनिए, आप जो विधेयक लेके आए हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का परिशमन हो ही नहीं सकता. वो इसलिए क्योंकि आपने धारा 170(1) को संशोधित ही नहीं किया. धारा 170(1) क्या कहती है? वो कहती है कि एक फ्लोर है कि 60 सीटों से कम की विधानसभा नहीं हो सकती और 500 सीटों से ज्यादा की विधानसभा नहीं हो सकती. और जब परिशमन होता है तो जो लोकसभा में उस राज्य की सीट होती है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है. अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है,
इंटीग्रल मल्टीपल 4 है, तो इसलिए 403 सीट है उनकी। अगर उत्तर प्रदेश कल 140 पे जाएगा, 142 पे जाएगा, अगर 2011 के सेंसस के अनुसार परिशमन होगा, तो वो सीट पहुंच जाएगी विधानसभा की इंटीग्रल मल्टीपल से 560 पे। इट विल बी 560 विदाउट अमेंडिंग आर्टिकल 170 सब क्लॉज 1 और सब आर्टिकल 1। यू कैनॉट कैरी आउट द डिलिमिटेशन इन उत्तर प्रदेश। अगर कोई आपका और प्लान है उत्तर प्रदेश को लेकर, तो मैं नहीं कह सकता, पर इस हिसाब से परिशमन नहीं हो सकता है। मैं अगला आपको बताना चाहता हूं कि प्रोसेस क्या था, प्रक्रिया क्या थी सभापति महोदय, और मैं 2-3 मिनट और लूंगा। 1935 से प्रक्रिया यह थी कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, फिर राज्यों के बीच उन सीटों की एडजस्टमेंट होगी। और यही जो प्रक्रिया थी, ये 1950 में जब पहला डिलिमिटेशन कमीशन बना, 1952 में, दूसरा बना 1963 में, तीसरा बना 1973 में, यही प्रक्रिया फॉलो की गई थी। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप 15 साल पुराने आंकड़े उठा के आज का परिशमन करना शुरू कर दीजिए। भाई, दिस इज अनहर्ड ऑफ that you pick up outdated data. India has changed a lot. Its demographic profile has changed a lot between 2011 and 2026. You are picking up an old census to carry out a delimitation. Tomorrow you could have said that no, we'll pick up the 1950 census and do the delimitation of this country. I mean, this is absolutely awkward. My penultimate point is, सभापति महोदय, 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं है। The House does not function at 543. Imagine this House at 815. 815 पे क्या हाल होगा? पहली लोकसभा 135 दिन के लिए बैठी थी हर साल। 17वीं लोकसभा सिर्फ 55 दिन बैठी है एक साल में। 815 लोग 55 दिन, इसको क्या आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं? अगर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज बढ़ भी गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस संसद का काम है देश के लिए कानून बनाना। इस संसद का काम है जो गंभीर राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उसके ऊपर बहस करना। आप जो स्टेट की असेंबलीज हैं उनको मजबूत कीजिए। कोई 15 दिन के लिए मिलती है साल में, कोई 17 दिन के लिए मिलती है, कोई 20 दिन के लिए मिलती है। यू strengthen the 73rd, 74th Amendment institutions, but don't tamper with the strength of Parliament. At 543, it is difficult for this Parliament to function. Imagine what this Parliament would be at 815 or 850. So my final, मेरा आखिरी निवेदन ये है कि ये जो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली है, इससे खिलवाड़ मत कीजिए। 543 में से 181, 1/3 जो सीटें हैं वो आरक्षित करके भारत की महिलाओं को देकर उनका सशक्तिकरण कीजिए। इससे भारत की संसद भी मजबूत होगी, महिला सशक्तिकरण भी होगा और इस देश का लोकतंत्र और गौरवमय होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।